Hello everyone. Today we'll be going to discuss about AI ATS test number 4th. बच्चों हम डीलिंग विद बॉटनी, हम बॉटनी वाला जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसमें हमारे 3 चैप्टर्स आपके क्या इंक्लूड हैं, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो बॉटनी वाला टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बच्चों। पेपर में आपको पता है कि दो आपके क्या है सेक्शन है, एक सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो 50 क्वेश्चन है, तो उसको हम देखते हैं। सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में जो हमारे बच्चों पहला जो क्वेश्चन है, इसमें हम बात करते हैं द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसको बच्चों आल्सो कॉल्ड एज अर्थ समिट, इसे हम अर्थ समिट बोलते हैं। और इसको ये जो आपका हेल्ड हुआ था, ये रियो डी जेनेरियो में आपका ब्राजील में आपका बच्चों ये प्रोसेस हुई थी। और इसलिए साउथ अफ्रीका में नहीं होगा ये। और साउथ अफ्रीका में जो अपना क्या था, जनरली जो आपका वर्ल्ड समिट के बारे में बात करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर बच्चों अपना आंसर नंबर 1 फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये आपका 1997 में आपका ये प्रोटोकॉल आपका बच्चों एक्शन में आया था 97। और जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी इमिशन से ये रिलेटेड आपका प्रोटोकॉल है। तो अब अपडेटेड बाली एक्शंस प्लान प्रिपेयर्ड बाय COP13 is aimed to reduce greenhouse gases, ये कंफर्म है। It aimed to protect stratospheric ozone, ये तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, was proposed in, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड, द करेक्ट आंसर। तो ग्रीन हाउस गैसेस के स्तर को कम करना इसका मेन उद्देश्य था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपका बच्चों वाज साइंड एट मॉन्ट्रियल कनाडा इन, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी, तो ये बच्चों 1987। और बच्चों में लेकिन इफेक्टिव इन 1989। इफेक्टिव ये कब हुआ बच्चों आपका 1982 साल बाद, 2 साल बाद इफेक्टिव हुआ। इसका जो एम था, रिड्यूस द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ODS। ओके, तो नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड आपका आंसर। तो इसमें क्या आंसर आएगा बच्चों हमारा थर्ड। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। तो ये साइन कब हुआ है 1987 में, लेकिन इफेक्टिव कब हुआ 1989 में। Which of the given statement is not true? तो बच्चों नॉट ट्रू को आपको, जब भी क्वेश्चन आप ऐसे आए तो जो भी बोल्ड लेटर है उसको आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन की बात कर रहे हैं। इट कॉजेज लीचिंग ऑफ एसेंशियल मिनरल ऑफ सॉइल, बिल्कुल। इससे क्या लीचिंग हो जाती है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सॉइल्स की सरफेस से क्या नीचे चले जाते हैं। एंड अनअवेलेबल फॉर द प्लांट्स। कॉजेज रिलीज ऑफ एल्यूमिनियम इन सॉइल सरफेस, ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे नॉट पूछा है। कैरेड मेटल्स, मार्बल एंड ताजमहल। ठीक है, तो ये आपका जो ग्रीन एसिड रेन का जो इफेक्ट है वो ताजमहल पे भी आपका होता है। तो मार्बल है, स्लेट्स है, पत्थर है, उस सब पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट, तो ये बच्चों गलत है। प्लांट पे भी इफेक्ट होता है, प्लांट के जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं, मेरिस्टेम होता है, उस पर इफेक्ट होता है एसिड रेन का। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फोर्थ आंसर, तो इसका आंसर नंबर क्या आ जाएगा बच्चों फोर्थ इज करेक्ट आंसर। तीनों जो आपके स्टेटमेंट है पहले वाले 1 2 3 ये आपके करेक्ट है, एसिड रेन का इफेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं 105। मैच करने बच्चों, मैच वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है और इसमें 100% मार्क्स आने के आपकी पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे आप देखेंगे, आप कोलाइडल, तो ये आपका वाटर पॉल्यूशन से है। तो आपने देखा है कि वाटर में जो 99.9% जो है आपका वो वाटर है और 0.1% इम्प्योरिटी है, तो उसमें आपका दे रखा है। तो ये कोलाइडल मटेरियल आपका क्लॉथ्स, बैक्टीरिया एंड फीकल मैटर, तो ये कोलाइडल सब्सटेंस थे। एक का थर्ड देख लो, तो ये तो हमारा कट गया।
एक का थर्ड आ रहा है तो बहुत अच्छा होता है क्वेश्चन आपका। सस्पेंडेड सॉलिड में आपका क्ले, सैंड ये आपका आ जाएगा। एंड डिजोल्व मटेरियल में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, नाइट्रेट, अमोनिया वगैरह वगैरह, जो भी पानी में डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स वगैरह वगैरह। तो आप देख लो बच्चों, इसमें आप देखो सी का, तो इसमें ए का थर्ड, बी का सेकेंड, बी का और सी का बी का फर्स्ट, तो ये आपका फोर्थ आंसर आ गया। ओके, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, विच ऑफ द गिवन ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है बच्चों, सबसे ज्यादा आप जानते हो कि CO2, और CO2 के बाद CH4, CH4 के बाद आप देखोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये 60% होता है, ये आपका 20% होता है, ये आपका 14% होता है, ये आपका 6% होता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है। तो CO2 इज द मेजर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर नंबर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट। थिकनेस ऑफ ओजोन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ओजोन जो लेयर होती है आपके, दो टाइप की ओजोन होती है, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। तो जो गुड ओजोन होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, बैड जो ओजोन है जो ट्रोपोस्फीयर में आपकी मिलती है, लोअर एटमॉस्फेरिक पार्ट में। एटमॉस्फेयर के दो पार्ट है, अपर एंड लोअर। तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि बच्चों इसको ओजोन की जो थिकनेस है एयर कॉलम, ग्राउंड टू टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, मेजर इन टर्म्स ऑफ, इसके लिए यूनिट होती है आपका सेडवर्ज यूनिट, RNA के लिए होती है, आपका राइबोसोम्स के लिए होती है, और डेसिबल साउंड के लिए, नॉइस के लिए होती है, डेप्सन यूनिट BOD। तो बच्चों थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये डॉप्सन, इसे हम बोल सकते हैं डॉप्सन यूनिट, डी। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस बार आपके नीट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम द DFC इज द मेजर कंट्री फॉर एनर्जी फ्लो। गलत हो गया। GFC ग्रेजिंग फूड चेन आपका मेजर कंट्री है, मेजर चैनल है एनर्जी ट्रांसफर का। तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। यदि यहाँ पे GFC होता तो बच्चों ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो ऊर्जा के प्रवाह के लिए तो आपने पता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में GFC होती है, और जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, स्थलीय इकोसिस्टम में आपका DFC होता है। तो DFC डोमिनेट करता है कहाँ पे, टेरेस्ट्रियल में। एक्वेटिक में कौन होता है, GFC। दूसरा देखते हैं, द नेचुरल इंटरेक्शन या इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन मेक ए फूड वेब। बिल्कुल इंटरकनेक्टेड जो आपके फूड चेन है वो क्या बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं। तो बी स्टेटमेंट आपका बच्चों क्या है, करेक्ट। ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, थर्ड। अहमद खान बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अहमद खान हैज मैनेज्ड टू फाइंड एन आइडियल सॉल्यूशन एंड टू द प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट के लिए इन्होंने पॉली ब्लेंड बनाया था। तो सबसे इनोवेटिव जो इन्होंने आइडिया दिया था वो पॉली ब्लेंड इन्होंने बनाया, फाइन पाउडर, रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक का पाउडर। तो एवर इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूमुलेटिंग द प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक से रिलेटेड है। डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट नहीं, एंड कंट्रोल द इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ द, ये भी नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेस से है। एंड कंजर्व फॉरेस्ट, तो नहीं, कोई ऐसा ज्वाइंट फॉरेस्ट में मैनेजमेंट नहीं है। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट है। प्लास्टिक अपशिष्ट के जमा होने के लिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों फर्स्ट, करेक्ट आंसर। एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन फॉलोइंग, एक आपका क्या है, एक्वेटिक फूड चेन दे रखी है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, फिश ईटिंग बर्ड, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, लार्ज फिश, स्मॉल फिश। तो इनको क्या करना है, हमें बायोमैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल, दैट इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको, जैसे आप देखें, ये फाइटोप्लैंक्टन आपका क्या है, T1, और जूप्लैंक्टन आपका क्या है, T2, एंड स्मॉल फिश आपका T3 को रिप्रेजेंट करेगा, लार्ज फिश आपका T4, एंड फिश ईटिंग जो वर्ड है आपका वो T5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसमें होगी, फिश ईटिंग बर्ड्स में। तो ए सबसे पहले आपका आ जाएगा। तो ए किसमें है, बस एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो सबसे आसान है। तो यही है बायोमैग्निफिकेशन। फिर आप देखोगे उससे कम, फिर T4 में, फिर T3 में, फिर T2 में, T1 में सबसे कम होगा। तो यही बायोमैग्निफिकेशन है बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड। तो आंसर नंबर थर्ड।
ठीक है, तो ये बायो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। तो फिश ईटिंग बर्ड में सबसे ज्यादा होगा, फाइटोप्लैंक्टन में सबसे कम होगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द गिवन आर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट एक्सेप्ट, तो आप जानते हो ओजोन जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, बाकी सब प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है बच्चों, जो डायरेक्ट सोर्स से इन्वायरमेंट में आपके ऐड होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, उन्हें हम प्राइमरी बोलते हैं। और जब प्राइमरी के बीच में इंट्रैक्शन होता है तो उससे सेकेंडरी बनता है। तो बच्चों ये आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओजोन एक आपका क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल है। तो सेकेंड द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, तो ग्रीन मफलर स्कीम जो आपका होता है ये आपका पॉल्यूशन से रिलेटेड है, नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एयर एक्ट, तो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, साउंड वाइब्रेटिंग एब्जॉर्बिंग ट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हो कि नीम का, अशोक का जो प्लांट होता है तो उसे हम क्या रोड के साइड में लगाएंगे तो ये क्या साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 3 आंसर आपका आ जाएगा बच्चों। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये आपको बच्चों आपको पता है कि रमेश चंद्र डागर से रिलेटेड है ये। तो साइक्लिक जीरो वेस्ट प्रोसीजर करेक्ट है, वाज परफॉर्म्ड बाय रमेश चंद्र डागर, बिल्कुल करेक्ट है। रमेश चंद्र डागर ने आपका क्या बच्चों ये परफॉर्म किया है। ठीक है, तो इन्वॉल्व साइक्लिंग ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्रोसेस न्यूट्रिएंट फॉर अदर, तो एक प्रोसेस के जो वेस्ट है दूसरी प्रोसेस में न्यूट्रिएंट का काम करता है। इट अलाउ मैक्सिमम, तो यहाँ पे लीस्ट लिखा हुआ है बच्चों, तो मैक्सिमम होता तो सही हो जाता। तो यही आपका बच्चों क्या है, गलत है। ठीक है, तो फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा अपना। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 4। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीब्लेंड, हमने आपको बताया था। ठीक है, तो अहमद खान से रिलेटेड है। तो इनोवेटिव रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट, मेथड ऑफ होल्डिंग, तो ये तो आपका इकोसैन टॉयलेट होता है। मेथड ऑफ ह्यूमन एक्सीटा को हैंडल करने के लिए इकोसैन, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। एंड मेथड्स टू रिड्यूस द नॉइज पॉल्यूशन, ये भी नहीं होगा। तो बच्चों फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा पॉलीब्लेंड्स। तो आंसर नंबर 1। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द गिवन एनिमल, तो ये आपका नेशनल पार्क है। लॉयन के लिए आपको जानते हो गिर फॉरेस्ट आपके होते हैं गुजरात में। एंड टाइगर के लिए बहुत सारे आपका मानस है, जिम कॉर्बेट है, टाइगर के लिए होते हैं। एलिफेंट के लिए परिहार नेशनल पार्क या सेंचुरीज। एंड राइनो के लिए आप जानते हो बच्चों ये आपका आपका जो होगा वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, गैंडे के लिए आपका होता है। तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। तो which of the following is narrow utilitarian service for conserving biodiversity, तो नैरो मतलब ह्यूमन के लिए, जो हम डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के लिए जो आपके होते हैं। तो एस्थेटिक प्लेजर्स, एरोजन कंट्रोल्स, फाइबर्स, ऑक्सीजन, तो फाइबर आ जाएगा। फाइबर, फूड, ठीक है, मेडिसन्स, ये हम सब कहाँ से लेते हैं, नेचर से लेते हैं। तो ह्यूमन के लिए जो आपका होता है वो नैरोली यूटिलिरियन होता है। तो आंसर नंबर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, थर्ड आ जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द गिवन इज आर ब्रॉडली, तो दोनों पे आ गया ब्रॉडली यूटिलिरियन सर्विस। तो इकोसिस्टम सर्विस को ही हम ब्रॉडली यूटिलिरियन सर्विस बोलते हैं। तो इसमें फूड, फ्लड कंट्रोल, तो आपका फ्लड कंट्रोल हो जाएगा। एंड पॉलिनेशन, फायरवुड, ये तो नैरो का है। तो देखो बच्चों BC इज द करेक्ट आंसर, BC। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी सब क्या है, नैरो का है। फूड हो गया, एंड फायरवुड हो गया, फाइबर हो गया, वो हमने पिछले में देखा था। आपको इनकरेक्ट मैच करना, देखो फिर क्वेश्चन आ गया मैच वाला। सीक्रेट ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सिटू कंजर्वेशन का मेथड है। तो ये कुछ जैसे कोई पूजा वाले स्थल होते हैं तो वहां पे कुछ लैंड छोड़ा जाता है, तो उसमें जो आपके एनिमल्स हैं, फ्लोरा फौना, वो आपके क्या है नेचुरली कंजर्व हो जाते हैं। अरावली हिल राजस्थान करेक्ट है। काशी एंड जयंतिया हिल्स मेघालय, ये भी करेक्ट है। चंदा एंड कर्नाटका, ये गलत है आपका। ठीक है, तो ये आपका मध्य प्रदेश का है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो बच्चों थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चंदा जो मध्य प्रदेश का है, बस्तर एरिया। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है बच्चों, थर्ड आ जाएगा। तो ये सीक्रेट ग्रुप्स होते हैं। द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन विच द एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन द रिजर्व मैनेजमेंट एंड द लोकल कम्युनिटीज, आपने बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे अंदर आपका कोर जोन होता है, फिर बफर जोन होता है, और सबसे बाहर क्या ट्रांजिशन जोन होता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन जोन में हमारी ये एक्टिविटीज होती हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, और कोर जोन में कोई भी आपका ह्यूमन डिस्टरबेंस नहीं होता है इलीगली उसको, और आपके जो बफर जोन में है उसमें आपका एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। तो ट्रांजिशन जोन द करेक्ट आंसर।
मार्क द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट फॉर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए आपका बच्चों कौन सा, इट इज द वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम विच इंक्लूड द फूड चेन, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, निके, इन सब में आपका तो इम्पोर्टेंट सही है। आपका स्टेटमेंट को हम गलत नहीं बोलेंगे। ट्रॉपिक लेवल, न्यूट्रिएंट साइकिल, तो यही है इकोसिस्टम। इसको हम कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को, तो ये भी आपका सही है, कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी द प्रोडक्ट ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड इवननेस, ये गलत है, क्योंकि ये स्पीसीज डाइवर्सिटी में हमने आपको बताया था 3 टाइप का लेवल होता है। एक जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है जो जीन लेवल पे होती है, एक स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है। लास्ट आप देखो, इंडिया हैज हाई इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बिकॉज द अकरेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम। बिल्कुल, नॉर्वे से ज्यादा इंडिया क्या है, आपका ज्यादा डाइवर्स है। तो थर्ड आंसर बच्चों अपना आ जाएगा। सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू फॉर रिबेट प्रॉपर हाइपोथेसिस। तो इसको पॉल इलिच ने दिया था, इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में इन्होंने बताया था। तो एक्सप्लेन, तो ये बताती है रिडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है। एंड ये भी आपको पता है पॉल इलिच ने दिया है। एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्पीसीज रिचनेस फॉर इकोसिस्टम, बिल्कुल ठीक है, ये भी हम बात कर सकते हैं। द हैज कंसीडर्ड द रैबिट एज की स्पीसीज एंड रैबिट ऑन द विंग्स एज स्पीसीज। ये यहाँ पे उल्टा बोल दिया इसने, रैबिट जो है आपका एज स्पीसीज आ जाता, खाली की नहीं आता, और रैबिट ऑन विंग्स एज की स्पीसीज। तो ये आपका बच्चों मुझे इनकरेक्ट लग रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही इसमें क्या है, इनकरेक्ट है। देखो ये आपको चार्ट देख के लग रहा होगा पाई चार्ट है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। तो पाई चार्ट शोइंग द परसेंटेज नंबर ऑफ वेरियस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद रेस्पेक्ट टू प्लांट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। तो ये प्लांट के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे फंगस होगा आपका, ये फंजाई है, एक्स क्या है, फंजाई है, ये आप जानते हो, एंजियोस्पर्म दे रखा है, लाइकन, मॉसिस, वो आप सब जानते ही हो। तो इसमें आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है, किसके लिए, एक्स का फीचर्स पहचाना है। They provide all of the ecosystem services that angiosperm provide। नहीं, ये तो नहीं है यार, एंजियोस्पर्म कहाँ फंजाई कहाँ हमें देते सर्विस। They include both autotrophs and as well as, ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है, ऊपर वाला भी गलत है। और दे इंक्लूड द नंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, बिल्कुल नहीं, मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी नहीं है, ये तो एल्गी थोड़ी है, ये एल्गी की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे फंगस की बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। एक क्लोरोफिलस ये करेक्ट है, ठीक है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, ये फीचर है एल्गी का, ये फीचर से आपका फंस जाएगा। नेक्स्ट बात करें, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN 2004, the total number of plant and animal species considered। तो जो describe और नॉन स्पीसीज है अकॉर्डिंग टू IUCN, वो बच्चों कितना आपका, अबाउट 7 मिलियंस, नहीं, ये तो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग है। इट इज द रेंज ऑफ 50, ऑल अबाउट की बात कर रहा है, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियंस, ये NCERT की लाइन है, तो इज द करेक्ट। ठीक है, तो आपका बच्चों आंसर नंबर थर्ड इज द करेक्ट। Which of the given is not a factor affecting the primary productivity of ecosystem? Soil moisture करेगा, हमें यहाँ पे not, जो नहीं करेगा। Availability of nutrient, ये भी करेगा। Diversity of herbivores, इससे कोई लेना देना नहीं है। And availability of solar radiation, ठीक है, लाइट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो बच्चों क्या आएगा आपका, थर्ड आ जाएगा, थर्ड द करेक्ट आंसर। ठीक है, read the given statement and stating them the true or false and select the correct option। तो आपको इसमें से बच्चों ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बताना। द मेजर साइट ऑफ डिकम्पोजिशन इज द अपर लेयर ऑफ सॉइल इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज, बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्रू है। कैटाबोलिज्म इज कैरिड आउट बाय सेप्रोफिटिक, बिल्कुल डिकम्पोजर के द्वारा होता है, फंगस एंड बैक्टीरिया ही आपके मैन डिकम्पोजर्स होते हैं, तो ये भी ट्रू है। डिकम्पोजिशन ऑफ डेटाइटस इज स्लो इफ डेटाइटस पॉजेस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर सोल्यूबल शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट, गलत हो गया, क्योंकि फास्ट होगा, रैपिडली होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लो लिखा हुआ है, क्योंकि आप यदि लिग्निन होता, टेनिन होता, रेजिन ये आपके होते, ठीक है, तो आपका क्या होता, काइटिन होता तो स्लो होता, ठीक है, यहाँ पे फास्ट होगा, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रू ट्रू फॉल्स, तो फोर्थ आपको लग रहा है ट्रू ट्रू फॉल्स में, तो फोर्थ आंसर द करेक्ट आंसर। तो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ह्यूमस के लिए बच्चों सही नहीं है। ह्यूमस स्लाइटली एसिडिक होता है, बिल्कुल करेक्ट है।
फंक्शन एज ए रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट, ये रिजर्वोयर की तरह काम करता है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, क्योंकि ये आपको लिग्निन, सेलुलोज, काइटिन इस टाइप के सब्सटेंस का बना होता है जिनका स्लो डिग्रेडेशन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो लास्ट क्या बचेगा, अंडरगो डिकम्पोजिशन एट स्लो रेट, यहाँ पे रैपिड रेट लिखा हुआ बच्चों, तो यही आंसर आपका आ जाएगा। यही क्या है, नॉट ट्रू फॉर ह्यूमस, तो तीव्र दर से इसका अपघटन नहीं होता, स्लो दर से होता है, यहाँ पे रैपिड लिखा हुआ है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, मार्क द ऑड वन। ऑड वन with respect to ecosystem characteristics that change during succession। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जब आपका सक्सेशन होता है तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं होती है। चेंज आप जानते हो बच्चों, लो स्पीसीज डाइवर्सिटी से हाई डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी इंक्रीज होगा, सही है, चेंज डाइवर्सिटी में चेंज होगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पीसीज, ये भी आपका सही है। टोटल बायोमास भी इंक्रीज होगा, एंड अ डिक्रीज इन द ह्यूमस कंटेंट, ये भी इंक्रीज होता है, कोई चीज डिक्रीज नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला बच्चों क्या है, इनकरेक्ट है, ऑड है, तो यही आंसर होना चाहिए। तो ये आपका पता है आपको, फोर्थ आंसर द करेक्ट आंसर। तो सॉइल में ह्यूमस, भाई जब आपका बायो सक्सेशन होगा तो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, सॉइल में क्या आपका डिकम्पोजिशन की प्रोसेस बढ़ेगी, तो यह क्या आपका ह्यूमस कंटेंट बढ़ेगा। सेकेंडरी सक्सेशन अकर इन, तो प्राइमरी सक्सेशन आपका बैरियन एरिया में होता है जहाँ पे लाइफ नहीं होती है। ठीक है, और सेकेंडरी सक्सेशन उन एरिया में होता है जहाँ पे लाइफ क्या है, किसी कारण से क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे सैंड ड्यून यहाँ पे प्राइमरी होगा, और ये बर्न फॉरेस्ट यहाँ पे पहले लाइफ है वहां पे हुआ है, तो यही आंसर होना चाहिए। इग्निस यहाँ पे भी प्राइमरी होगा, यहाँ पे भी न्यूली एक्सपोज एरिया में प्राइमरी होगा। ठीक है, तो कटे व जले हुए जंगल में। ठीक है, तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। Mark the incorrect statement with respect to ecological pyramids. It does not take into account the species belonging to two and more। तो इकोसिस्टम जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड है, एल्टोनियन जो पिरामिड है, वो एक सेम स्पीसीज का क्या है, एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे जो आपका वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो वन स्पीसीज जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट आपके प्रोड्यूसर भी हैं, और आपके क्या है वो T3 को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट को भी फीड कर रहे हैं। जैसे बर्ड्स है, सीड भी खा सकती है, इंसेक्ट भी खा सकती है, ह्यूमन है, तो इसके बारे में पिरामिड में नहीं बताया गया, तो ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। एज्यूम सिंपल फूड चेन, ये भी करेक्ट है। एक्यूमुलेट, नो, जो आपके पिरामिड में केवल सिंपल फूड चेन दिखती है, फूड वेब नहीं दिखता, जबकि नेचर में फूड वेब एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों ये आपका गलत हो जाएगा। इट डज नॉट गिव एनी प्लेस फॉर सेप्रो फाइट्स, डिकम्पोजर एंड एंटीबोजर दैट प्ले इंपोर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम, इनको कोई रोल नहीं प्रोवाइड, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, इसमें ये थर्ड आंसर आ जाएगा, थर्ड द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको देखना है स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर के लिए इसमें से क्या स्टेटमेंट सही है। जैसे मैंने माना यहाँ पे ग्रास, ग्रास को क्या आपका गॉट, गॉट के बाद वॉल्फ, और वॉल्फ के बाद मैंने लॉइन, तो टर्सरी कंज्यूमर की बात कर रहा है, T1, T2, T3 एंड T4। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, और ये आपका क्या होगा, टर्सरी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया यहाँ पे। तो दे आर एनिमल विच कैन नॉट बी फीड ऑन गॉड, गॉड पे फीड कर सकता है, जरूरी है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल कर सकता है, सही है। तो मतलब इन्होंने क्या लगा, कैन नॉट बी फीड, तो ये आपका गलत हो गया। इन्हें की इंडस्ट्री एनिमल, इन्हें की इंडस्ट्री एनिमल बोलते हैं, प्राइमरी जो कंज्यूमर होते हैं उनको हम की इंडस्ट्री एनिमल बोलते हैं। कैन नॉट बी लॉइन इन प्रेडेटरी, तो ये तो हो सकता है, ये भी गलत हो गया। तो बच्चों क्या है, दे कॉन्स्टिट्यूट द ट्रॉपिक लेवल फोर्थ, बिल्कुल। तो ये जो टर्सरी कंज्यूमर है वो ट्रॉपिक लेवल फोर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इफ 100 किलो कैलोरी एनर्जी फॉल ऑन ग्रीन, मतलब क्या है कि पौधे के ग्रीन पार्ट पे आपका क्या है, इतना एनर्जी गिर रहा है, 100 किलो कैलोरी एनर्जी आपकी गिर रही है रेडिएशंस फूड चेन में। तो हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कार्निवोर्स को कितना एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे T1 प्लांट है, तो मैंने माना है कि सन, तो सन से आपका कितना लाइट आ रहा है, तो इसको हम किलो कैलोरी है, तो इसको हम, आपको पता है कि प्लांट तो 1% यूज करेंगे, तो ये 100 को इसको हम और
किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 का और पार्ट इसमें डिवाइड कर लेंगे इसको, तो ये इतना जूल एनर्जी आपको क्या है, ये प्लांट पे, ये आपका प्लांट है T1, प्लांट को मिलेगा, प्लांट पार्ट। तो प्लांट क्या है, T1 है। फिर आप प्लांट पे क्या आपका T2 कोई आपका जनरली जो भी हो, गॉट मान लो, गॉट के बाद मैंने माना वॉल्व, वॉल्व के बाद जो भी आपका लॉइन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे T2 है, ये आपका T3 है और ये आपका T4 है। यहाँ पे क्या पूछा, प्राइमरी कार्निवोर। तो प्राइमरी कार्निवोर आपका वॉल्व के लेवल पे आपका पूछा है। तो आप जानते हो बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे तो इसको, ये आपका 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख। तो इसको आप कर देंगे यहाँ पे इंटू 1/100, ठीक है। तो 2 0 यहाँ पे कटेंगे तो T1, तो यहाँ पे जो T1 है उसमें कितना मिलेगा, 1000 आपका, ठीक है। अब यहाँ पे 10% लगा देंगे, 10% पे आप यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे अपना 100 आ जाएगा, और इस पे भी आप 10% लगाओगे तो यहाँ पे 10 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 10 जूल, किलो मतलब 10 कैलोरी, ठीक है। तो इस टाइप से सन से 1% आपका यहाँ पे यूज होगा, और यहाँ पे आपका 10% लॉ आपको लगा देना, 10% लॉ, ठीक है। लेंडेमान ने दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, what types of ecological pyramid, what type of ecological pyramid would be obtained by the following data। तो आपने देखा यहाँ पे, ये आपका नीचे की तरफ बात करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर T1, प्राइमरी कंज्यूमर T2 और सेकेंडरी कंज्यूमर T3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो ये पिरामिड अपना क्या है, नीचे की तरफ आपका क्या है, ये घटता जा रहा है। तो ये पिरामिड हमें कैसा मिलेगा, उल्टा मिल रहा है। तो जैव भार का जो पिरामिड है, बायोमास का जो पिरामिड है, हमें इन्वर्टेड मिलेगा। तो एनर्जी का पिरामिड नहीं है, क्योंकि आपने देखा किलोग्राम है, तो ये आपका नहीं होगा। एंड इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, अपराइट पिरामिड, तो ये भी गलत है। तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, ओके। उल्टा पिरामिड बनेगा जैव भार का। ट्रांजिशनल कम्युनिटीज इन हाइड्रार सक्सेशन है, हाइड्रोसेरी में जो ट्रांजिशनल कम्युनिटी है वो क्या है, फाइटोप्लैंक्टन आपको पता है बच्चों, पायोनियर है, और फॉरेस्ट आपका क्लाइमैक्स होता है, और ये भी लाइकन आपका क्या है, जेरोसेरे में आपका पायोनियर होता है। तो बचा क्या, मार्स मेड्यूस्टेस, ठीक है। तो कच्छ साधुल अवस्था आपका आ जाएगा सेकंड द करेक्ट आंसर। Which of the following ecological primates are generally upright? इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल प्राइमेट आपका क्या है बच्चों, अपराइट होगा। प्राइमेट ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम नहीं होगा, ये आपका इन्वर्टेड होता है। ट्री पे बहुत सारे आपके बर्ड्स बैठे हैं, बर्ड्स पे पैरासाइट। एंड प्राइमेट ऑफ एनर्जी ये तो सीधा होता है हमेशा। एंड प्राइमेट ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम ये भी आपका सीधा हो जाएगा। प्राइमेट ऑफ बायोमास ये नहीं होगा। तो बच्चों क्या आंसर आ गया, बी एंड सी द अपराइट। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। Which of the given is not true with respect to characteristics of anthropogenic ecosystem? मतलब man made ecosystem में क्या है कि सेल्फ रेगुलेशन की पावर नहीं पाई जाती है, तो possess the self regulatory mechanism, तो यही आपका क्या है, ट्रू नहीं है। एंड सिंपल फूड चेन, यस। हाई प्रोडक्टिविटी बिल्कुल होगा। एंड लिटिल साइक्लिक ऑफ न्यूट्रिएंट आपका ये भी सही है। तो बच्चों हमारा क्या है आंसर, तो स्वनिर्गमन क्या प्रॉपर्टीज में देखने को नहीं मिलती, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, जो इसको इसके लिए ट्रू नहीं है। तो देखो ये सेक्शन बी की बात करते हैं बच्चों, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है आपका 1988 में आपका ये क्या बच्चों एक्शन में आया। एंड रिकमेंडेड मतलब 67% जो आपका फॉरेस्ट कवर फॉर हिल्स, एंड प्लान में आप देखोगे 33%, ठीक है। तो सीधे डाटा आपको भरना है यहाँ पे, तो 67% एंड 33%, तो ये आंसर है आपका। तो ये आपका थर्ड आंसर आ जाएगा। तो डाटा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लान्स में जो आपका है कम है, और हिली एरिया में आपका फॉरेस्ट एरिया क्या है, रिकमेंडेड किया इन्होंने, पॉलिसी ने ज्यादा किया। तो विच ऑफ द गिवन द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर डोमेस्टिक सीवेज? इट द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, वाटर बॉडी को सबसे ज्यादा पॉल्यूट यही करता है, ठीक है। इन्होंने पूछा नॉट ट्रू। इट जनरली इंक्लूड द बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, बिल्कुल सही है, इसमें बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। इन merely 0% impurities make the domestic sewage unfit for human use, ये भी करेक्ट है। तो बचेगा क्या, फोर्थ। It contain the waste water from industries like petroleum, paper, manufacturing, metal extraction and processing, नहीं, इनमें तो बहुत सारा ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जिनका बायोडिग्रेडेशन नहीं होता, उनका बायो मैग्निफिकेशन होता है। तो बच्चों यही आपका गलत है, यही आंसर है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, यही हमें पूछा नॉट ट्रू। फोटोकेमिकल स्मॉग आपका पता ही है बच्चों, आपको फोटोकेमिकल स्मॉग द मेनली ऑल ऑफ द गिवन एक्सेप्ट,
जिसमें क्या क्या चीज होती है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं, लेकिन सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस बहुत कम होते हैं, मतलब ना के बराबर मानेंगे आप। तो इसमें आपका ओजोन भी होगा, पान भी होगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, लेकिन H2S नहीं होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आपके होते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, तो उस एरिया में ये आपका ज़्यादा होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, तो बच्चों आपका H2S आ जाएगा, क्योंकि ये क्लासिकल स्मॉग में मिलता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग आपका ये स्मॉग होता है, और जबकि जो क्लासिकल स्मॉग है लैंडन स्मॉग, वो आपका क्या है, रिड्यूसिंग आपका होता है, तो वहां पे देखने को मिलेगा। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। The only the solution for treatment of electronic waste, ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के उपचार के लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है, आपको पता रिसाइकलिंग। ठीक है, तो 50% से ज़्यादा जो आपके इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो रिसाइकलिंग द ओनली सॉल्यूशन फॉर कंट्रोल द ई वेस्ट। तो ई वेस्ट के लिए यही आपका आ जाएगा बच्चों। तो फोर्थ आंसर आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द गिवन इज ट्रू फॉर इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या है, आपका एक एरोबिक आपका कंबस्शन होता है इन ए कंटेनर इन चैम्बर। तो किसी भी हम सॉलिड वेस्ट को किसी कंटेनर में एरोबिक कंबस्शन आपका होता है, जबकि जो पायरोलाइसिस है वो एनारोबिक होता है। तो 850 से 1213 डिग्री सेल्सियस पे हम बर्निंग करते हैं इंसिनरेशन में। ठीक है, रेफर टू पिलिंग, तो ये तो आपका लैंड फिलिंग का कॉन्सेप्ट है। इन्वॉल्व ओपन बर्निंग ऑफ डैम, तो ये तो लैंड फिलिंग का केस है। ऑल्सो कॉल्ड पायरोलाइसिस, ये नहीं होगा। इट एरोबिक कंबस्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, वायुवीय दहन होता है। तो टेम्परेचर काफी होता है, 800 से लेके 850 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस, या कंप्लीट बर्निंग कर रही हो तो 300 मतलब क्या है आपका 1300 आपका डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी आपका प्रोसेस देखने को मिलती है। ठीक है, 850 से लेके इतना हाई टेम्परेचर होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। Select the incorrect pair with respect to ex situ conservation. Ex situ मतलब away from their natural habitat, in situ natural habitat। तो आप देख रहे हो सीड बैंक आ गया, तो ये आपको पता है एक्स सिटू, अगर बायोस्फीयर रिजर्व इन सिटू का है, बॉटनिकल गार्डन एक्स सिटू का, तो एक एक दे रखा है इन्होंने। ये भी आपका नहीं होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये तो है, और ये आपका आ जाएगा फोर्थ बॉटनिकल गार्डन। तो फोर्थ आपको लग रहा है कि ये आपका एक्स सिटू का है, बाकी में इन सिटू एक्स सिटू मिक्सअप है। ईबल क्वाड्रेट आप जानते हो बच्चों, चार आपके जो पॉइंट थे जो कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शंस एंड द इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, मेजर, तो फोर आपको जानते हो मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, द थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जैव विविधता की हानि के प्रमुख कारण है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ईबल क्वाड्रेट। आई गया आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, विच ऑफ द गिवन इज नॉट ए कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, यस। कोई इवोल्यूशन, ये नहीं होगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये भी होगा, एंड एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ये भी होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसने पूछा नॉट, तो क्या को इवोल्यूशन, तो ये तो बहुत अच्छी चीज होती है, को इवोल्यूशन से तो ऑर्गेनिज्म जैसे पैरासिटिज्म में, म्यूचुअलिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सह उदित विकास, द सेकंड द करेक्ट आंसर, ये हमें पूछना था, बाकी तो कारण है। Which of the following equation the correctly represent the species area relationship, जो एलिजेंडर वॉन हम्बोल्ट ने आपको बताया था बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर मैनी टैक्सॉन्स लाइक एंजियोस्पर्म, फिशेस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तो लॉग स्केल का हो गया, ये आपका इस फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एस यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, तो फोर्थ आपका ये इक्वेशन से क्वेश्चन आपका आया है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ये लॉग स्केल का है, लॉग स्केल में भी ये वाला सही है। करेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में, आपको पता है बच्चों, इन्हें हम लंग्स ऑफ प्लैनेट भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे इंडिया से भी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है। ठीक है, तो प्लांट स्पीसीज यहाँ पे 40,000 के आसपास होते हैं, यहाँ पे कितना दे रखा है आपका, तो ये आपका गलत हो गया। एंड रेप्टाइल्स, ये भी आपका क्या है 370, ये करेक्ट है। बर्ड्स आपका 1300 के आसपास होते हैं यहाँ पे, ये भी गलत डाटा है। एम्फीबियंस आप जानते हो 427। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। रेप्टाइल्स बिल्कुल सही आपका बताइए 378, तो सेकंड आंसर द करेक्ट आंसर। तो 10% लॉ ऑफ एनर्जी जो आपको मैंने बताया था, 10% लॉ किसने दिया, लैंडेमान ने दिया, तो आपको याद ही रखना है, साइंटिस्ट आपका है। ठीक है, तो फर्स्ट द करेक्ट आंसर लैंडेमान।
So size of organism and finally reduced at higher trophic level which of the given food chain, इनमें से कौन सी फूड चेन है जिसमें आप जानते हो बच्चों ग्रेजिंग फूड चेन हो, डेटाटस फूड चेन हो, सब में क्या है कि साइज आपका क्या है इंक्रीज होता जाता है, लेकिन पैरासिटिक फूड चेन में आपका साइज क्या है घटता जाता है। तो पैरासिटिक फूड चेन ग्रेजिंग और प्रेडेटर दोनों एक ही चीज है। परजीवी आप देखोगे एक प्लांट है, प्लांट पे आपका बर्ड्स है, बर्ड्स पे पैरासाइट है, तो साइज घटता जा रहा है। ठीक है, तो सेकंड द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द रेट at which the biomass produced by the plant during photosynthesis per unit area in given time, तो प्लांट के द्वारा जो बायोमास बनाया जाता है दैट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एकदम करेक्ट है। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, ये गलत है बच्चों क्योंकि इस यूनिट सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हम प्रोडक्टिविटी को हम दो चीज में आप वेट कर सकते हैं। जैसे हम वेट के फॉर्म में हम बात करें, इन द फॉर्म ऑफ वेट के टर्म्स में हम बात करें तो इसका आ जाएगा ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, तो ये आपका, और इसे हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा पर ईयर। ओके, तो ये गलत है आपका, तो यूनिट सही नहीं है, तो यही इनकरेक्ट है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रॉस, ये दो टाइप होते हैं, तो ये भी करेक्ट है आपका। और तो ये वाला आपका यूनिट सही नहीं लिखा है यहाँ पे, ये यूनिट आपका ये वाला होना चाहिए था, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इंक्लूड द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंबशन, इंक्लूड बिल्कुल सही है, इंक्लूड तो रखता है ना भाई। इसके दो पार्ट्स आप देख रहे हो, ग्रॉस और नेट। एक तो आपका क्या है जीपीपी और एक आपका एनपीपी। तो एनपीपी पे जो हेट्रोट्रॉफ्स है वो फीड करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये सही नहीं है, यूनिट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा ढंग से, तो सेकंड आंसर आपका बच्चों क्या है, करेक्ट है, मतलब आंसर है। Which of the given is not a functional features of ecosystem, इनमें से आपको मैंने बताया था फंक्शनल कंपोनेंट और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो फंक्शनल में आप देखोगे ए प्रोडक्टिविटी बिल्कुल है, स्पेसिफिक कंपोजिशन नहीं है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। डिकम्पोजिशन भी है, एनर्जी फ्लो भी है और न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, तो बच्चों क्या आ गया, तो स्पेसिफिक कंपोजिशन स्ट्रेटिफिकेशन दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सेकंड द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, रीड द गिवन असर्शन एंड रीजंस, आपको असर्शन रीजन बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो असर्शन रीजन, द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द बेस ऑफ फूड चेन, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ये फॉर्म करते हैं, बिल्कुल कोई भी फूड चेन है उसका जो बेस बनाते हैं, इकोलॉजी में आप प्राइमरी भी बनाएंगे तो जो बेस है प्राइमरी का वो प्रोड्यूसर के द्वारा बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉपिक होते हैं, आपको पता है, बिल्कुल ऑटोट्रॉप होंगे। दे फिक्स सोलर रेडिएशंस, ये मतलब सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, ठीक है, बिल्कुल सही, अपना फूड फॉर्म करता है, तो दोनों करेक्ट। रीजन भी सही है, असर्शन तो आपको क्या बच्चों, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ठीक है, तो दोनों आपके यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आपको देखा हमने जो पेपर डिस्कस किया ये आपकी काफ़ी मदद करेगा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका AIATS का जो डिस्कशन। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों।